तो नामांकन का अंतिम दिवस था और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय अरुण सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में और उनकी उपस्थिति में आज भाजपा प्रत्याशी का नामांकन दाखिल हुआ है और हम लोग सब साथ हैं और हम कामना करते हैं और पूरी मेहनत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करे। आपको क्या लगता है कि आप भी टिकट की दौड़ में थे और प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व को क्या ऐसा कमी लगी आप में कि आप पर विश्वास न जताकर खेमाराम मेघवाल पर नहीं, बात विश्वास की नहीं होती है। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का कि टिकट मांगने वाले जितने दावेदार थे सारे सब ग्राउंड रिपोर्ट ली, सबकी एबिलिटी को देखा, सारे जो है फैक्टर्स उन्होंने सर्वे करवा के देखा और सर्वे के आधार पे कुछ ना कुछ जो है खेमाराम जी में अच्छाई लगी है, तभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी। तो मैं मेरी ओर से जो प्रत्याशी हमारे बनाए गए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमने कई सोशल मीडिया माध्यम से आपका सुजानगढ़ का विजन देखा और आपने बताया भी है, तो आपका धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में सुजानगढ़ क्षेत्र के विकास को लेकर क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? लाडा साहब, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सुजानगढ़ जो क्षेत्र है, पूरा विधानसभा क्षेत्र, ये शेखावाटी क्षेत्र आता है और इस शेखावाटी क्षेत्र में सालासर जी धाम जो विश्व प्रसिद्ध धाम है, सुजानगढ़ के अंदर धार्मिक स्थल, गोपालपुरा में डूंगर बालाजी का मंदिर, बिदासर में आप जाइए तो जैन समाज और दादू दयाल आश्रम और अन्य धार्मिक स्थल, छापर आपका धार्मिक स्थल, मालासी आपका धार्मिक स्थल, जोगलसर आपका धार्मिक स्थल। तो सारा जो ये नेटवर्क है, उस नेटवर्क को धार्मिक एक नेटवर्क के रूप में, एक सर्किट के रूप में उसको डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। नंबर एक। नंबर दो, आध्यात्मिक आपको मैंने बता दिया। नंबर दो, आपको सांस्कृतिक की बात करूँ, आप देखिए कि सुजानगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, सुजानगढ़ से कन्हैयालाल जी सेठिया जैसे महाकवि हुए जो कलकत्ता में जाके बस गए और उनकी भी यहाँ जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। खेमचंद जी, आप जानते हैं खेमचंद जी को? खेमचंद जी जिनको लता मंगेशकर ने गुरु बनाया, आज लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता दुनिया में, उनके गुरु इस धरती से पैदा हुए। तो उन्होंने जो काम किए हैं समाज के लिए, उन सारे, इनके अलावा भी बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग हैं सांस्कृतिक और दूसरे सामाजिक कार्य करने वाले, उनके सब के कार्यों को जनता के बीच में लाने की आवश्यकता है। सुजानगढ़ में पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं। सालासर बालाजी, दिगंबर सिंह जी जैन मंदिर और ताल छापर भी हमारे पास में ही है। तो इस प्रकार की कैसे आपकी विकास की योजना रहेगी कि आप सुजानगढ़ को एक धार्मिक क्षेत्र के पर्यटन के क्षेत्र में आप देख सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक दो विदेश में भी कंट्रीज में जाकर आया हूँ जहाँ पे रेत के टिल्ले भी देखे। रेत के टिब्बों में उन्होंने एक पर्यटन के रूप में उनको विकसित कर रखा है। आज सुजानगढ़ क्षेत्र और चूरू जिला जो है ये उसी स्टाइल में बसा हुआ है। अगर आप बिदासर और उसके पश्चिम का और चूरू के पास के जो एरिया देखोगे, सरदार शहर के पास के, इतने सुंदर सुंदर रेत के टिल्ले हैं। उन टिल्लों को हम निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर सकते हैं। ताल छापर अपने आप में एक बहुत अच्छी विश्व प्रसिद्ध जगह है। ताल छापर का बिल्कुल विकास नहीं हुआ, हालांकि ये सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का पार्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल अटैच पार्ट है, बिल्कुल जुड़ा हुआ पार्ट है। सारी जनता इधर से आती है, सारी जनता वहाँ ताल छापर जाने के लिए सुजानगढ़ से जाती है, तो ताल छापर को विकसित किया जा सकता है। सालासर का तो कहना है क्या, सालासर तो एक विश्व प्रसिद्ध जगह है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2013 से जो 18 का राज रहा वसुंधरा जी का, उस सरकार में सालासर धाम को नेशनल नेटवर्क से जोड़ने के लिए हमने प्लान बनाया और आज आप देखिए, आप खुद जाके देखिएगा लाटा जी कि जितनी रोड अप्रोच कर रही है सालासर को, सारी सड़कें हमने बहुत अच्छे तरीके से विकसित कर दी, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कनेक्टिविटी दी। सालासर का जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट पे अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। इंटरनल रोड नेटवर्क अच्छा चाहिए, इंटरनल आपका मार्केटिंग अच्छा चाहिए, इंटरनल जो लोग आके ठहरते हैं उनके लिए सुविधाएं अच्छी चाहिए, सरकारी सुविधाएं भी वहाँ होनी चाहिए ताकि लोगों को आने में बहुत सस्ती रेट पे वहाँ पे लोगों को ठहरने की सुविधा मिले, अच्छा मार्केट हो। तो ये सारा धार्मिक नेटवर्क, पर्यटन का नेटवर्क और यहाँ के क्षेत्र को विकसित करने की बहुत आवश्यकता है। निश्चित रूप से
हमको और हर पार्टी की जिसका भी राज बने उसमें, और जो नेतृत्व करे उसकी ये ड्यूटी बनती है कि अपने क्षेत्र के लिए इस तरह का नेटवर्क बना के और इसका विकास का एक एजेंडा बना के इसको विकसित करे। सुजानगढ़ में कई मंत्री रहे और बड़े कद्दावर नेता भी रहे, परंतु आज भी सुजानगढ़ की जनता विकास की मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार इस सुविधाओं को इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए, बात सही है आपकी कि विकास से सुजानगढ़ की जनता मांग कर भी रही है और आवश्यकता भी है। मैं नहीं कहता कि जो नेतृत्व रहे पुराने कद्दावर नेता भी रहे, बड़े बड़े मंत्री भी रहे, तो उन्होंने सुजानगढ़ में काम नहीं किया हो, मैं उनकी बुराई करना नहीं चाहता। लेकिन क्या होता है, किसी भी क्षेत्र का विकास करते हैं तो बड़ा प्लान्ड वे में अगर विकास किया जाए तो लॉन्ग टर्म में चलता है। आज के ज़माने में सुजानगढ़ के क्षेत्र को अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसको जोड़ना चाहते हैं, यहाँ की जनता को, यहाँ के युवाओं को, तो हमको उस स्तर के यहाँ संसाधन डेवलप करने पड़ेंगे, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है उनको निर्मित करने में और उनको मूर्त रूप देने में समय लगता हो, लेकिन एक रोड में बन जाना चाहिए, एक मास्टर प्लान बनना चाहिए। वो मुझे यहाँ कमी महसूस हुई। निश्चित रूप से इसमें जो हमारा नेतृत्व है उसकी कहीं ना कहीं भागीदारी अवश्य है। अगर वो एक अच्छा नेटवर्क बना के पेश कर देते तो आने वाला जो नेतृत्व होता उसको एक काम करने का अवसर मिलता। तो मैं टेक्निकल अधिकारी भी हूँ, रहा हुआ हूँ, नॉट अधिकारी हूँ नहीं, टेक्निकल अधिकारी रहा हूँ, टेक्निकल नॉलेज है, IIT दिल्ली से भी मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो मेरे पे एक विज़न है, मेरा सोच है कि अगर मुझे यहाँ मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ के लिए एक अच्छा मैं नेटवर्क का एक अच्छा मास्टर प्लान बना के जनता के बीच में पेश करूंगा, ताकि उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप फंड की उपलब्धता के अनुसार सुजानगढ़ का विकास हो। सुजानगढ़ से कई बड़े व्यापारी घराने निकल चुके हैं, परंतु वर्तमान क्षेत्र में ये देखा जा रहा है कि सुजानगढ़ में बढ़ती बेरोजगारी व अन्य समस्याएं देखने को मिल रही है। तो सुजानगढ़ का इंडस्ट्रियल विकास कैसे हो, तो आपकी क्या राय रहेगी इस पर? बिल्कुल, निश्चित रूप से आप अच्छी बात कर रहे हो। देखिए, एक तो ये क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा क्षेत्र है सुजानगढ़ का। मूंगफली यहाँ बहुत अच्छी होती है, बाकी बहुत सारी फसलें यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। बाजरा यहाँ का, अगर आप कातर साइड का बाजरा कभी आपको भी खाने का अवसर मिले, आप लेके खाइएगा, इतना मीठा बाजरा राजस्थान में क्या पूरे भारत में नहीं मिलेगा जो कातर क्षेत्र में और वहाँ के गाँव में बाजरा होता है। तो कृषि क्षेत्र को हम लोग एक रोजगार के रूप में अच्छा विकसित कर सकते हैं। रिक्को का यहाँ एक पुराना एरिया एक है जो शहर के बीच में आ गया है, वहाँ रिक्को ने कुछ प्लॉट काट के कुछ फैक्ट्रियाँ बनी थी, लेकिन अब नया एक रिक्को औद्योगिक क्षेत्र आने की यहाँ बहुत आवश्यकता है, वो लाना चाहिए। युवाओं के लिए जैसे सेना में भर्ती का मामला है, तो सेना में भर्ती के लिए यहाँ कैंप ऑफिस यहाँ लगना चाहिए। खेल कूद का जहाँ तक बात है तो यहाँ खेल स्टेडियम की बहुत आवश्यकता है। ये खेल स्टेडियम था और जिसने भी किया है मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा। खेल स्टेडियम को छोटा करते हुए उसमें नगर परिषद ने आधे में अपना ऑफिस बना लिया, तो ऑफिस तो कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए खेलने की जगह है उसको हमने छोटा कर दिया। तो खेल स्टेडियम की यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता है, ताकि युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का रोजगार मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। मैं बहुत सारे बच्चों के क्रिकेट प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता, ऐसा आयोजन में मैं यूथ के प्रोग्राम्स में जाता हूँ, तो मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल खेतों में खेल रहे हैं, बच्चे खेतों में खेल रहे हैं। क्रिकेट का एक टूर्नामेंट मैंने देखा जिसमें चारों तरफ खेजड़ियाँ हैं और बच्चे उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम कैसे असेस करेंगे कि वो नेशनल और इंटरनेशनल पे हमारे खिलाड़ी जो भावना रखते हैं कि हम आगे बढ़ें। इसलिए हमको ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की एक महती जिम्मेदारी बनती थी कि हम इन बच्चों के विकास के लिए, युवाओं को खेल कूद में आगे बढ़ाने के लिए खेल का मैदान होना चाहिए, रोजगार के अवसर। और मैं आपको आग्रह करूं कि एक रोजगार का कार्यालय भी यहाँ खुले। नंबर 2, आपके जो है टेक्निकल एजुकेशंस के कार्यालय यहाँ पे होने चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन में पॉलिटेक्निकल कॉलेज यहाँ खुले, नर्सिंग कॉलेज यहाँ खुले, और ये सारे जब हम सुविधाएं देंगे तो निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर बात करें तो सन 77 से ये सीट जो अनुसूचित वर्ग है उसके लिए आरक्षित है, परंतु देखने को आया कि अभी तक इस वर्ग के सबसे बड़े नेता और समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर की एक भी मूर्ति सुजानगढ़ में नहीं लगी है। और क्या मानते हैं कि आप क्या मानते हैं कि जो अनुसूचित वर्ग है उसके सभी लोगों के साथ ये जो सामाजिक। देखिए लाटा जी, आपने जो क्वेश्चन ये उठाया है, निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को अब तक के मेरे जो लोगों से, आपके मीडिया के लोगों से बात हुई है, इस क्वेश्चन को किसी ने नहीं उठाया, और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने यहाँ की बहुत अच्छी स्टडी करी है। और
1977 से इस सीट को आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। उसके बाद में कांग्रेस से तो लगभग एक ही परिवार से जीतते आए हैं, कांग्रेस में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। बीजेपी में कुछ परिवर्तन हुए हैं, निश्चित रूप से परिवर्तन हुए, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या होता है कि संविधान के तहत बाबा साहब ने इस तरह का एक प्रावधान किया था संविधान में कि इस कमजोर और आरक्षित वर्ग और कमजोर तबके को भी प्रॉपर जगह प्रतिनिधित्व मिले। उस प्रतिनिधित्व को देने के लिए इस तरह का आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगर ये आरक्षण का ये आपका प्रावधान नहीं होता, सुजानगढ़ अगर रिजर्व सीट नहीं होती, तो बिना रिजर्व के मेरे हिसाब से इतनी जैसे एक परिवार को आज इतना मौका मिला, भंवरलाल जी 1977 में आए और जब तक वो मतलब जो है उनका देहांत हुआ तब तक वही कांग्रेस के प्रतिनिधि बनते रहे। तो इससे नेतृत्व का अभाव रहा, क्योंकि नेतृत्व बन नहीं पाया। और अगर रिजर्व सीट नहीं होती तो निश्चित रूप से भंवरलाल जी को मौका मिलता कि नहीं मिलता मुझे नहीं पता, और मैं मानता हूं कि नहीं मिलता। तो क्या होता है कि जो भी नेता रिजर्व सीट से निर्वाचित होता है उसको ये नॉलेज होना चाहिए, उसको एक ज्ञान होना चाहिए कि ये सीट जो है वो अम्बेडकर साहब के संविधान के तहत मुझे आरक्षित सीट मिली है। ये मेरा प्रिविलेज नहीं है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं और मैं एमएलए बनूंगा और मैं मंत्री बनूंगा। तो उसकी ड्यूटी बनती है, उसका दायित्व बनता है, और ये संविधान कहता है कि आपको अगर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है तो आप इस विधानसभा में तो आप पूरे जनता के आप प्रतिनिधि रहोगे। लेकिन पूरे जिले में आपको कह रहा था कि 1977 से आरक्षित सीट हुई, तो आरक्षित सीट किस आधार पे हुई ये यहाँ के जनप्रतिनिधि को महसूस करने की और ये नॉलेज होने की उसको आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, पूरे जिले में ये प्रावधान किया हुआ है कि जिले को यूनिट मानते हुए एक सीट को आरक्षित वर्ग को दी गई है। अब सुजानगढ़ की अपन बात करें तो पूरी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करेगा, आरक्षित सीट है तो यहाँ का विधायक उसका नेता हो गया। लेकिन जिले में इसके अलावा जो सीटें हैं, जैसे 5 और विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 5 विधानसभा क्षेत्र जो बचे हुए हैं उनमें जो आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनकी आवाज बनने का भी जिम्मेदारी यहाँ के विधायक को दी गई है। तो मेरा यह मानना है कि आरक्षित सीट पे जिस जनप्रतिनिधि को हम आगे बढ़ाते हैं वो इतना सक्षम होना चाहिए, इतना उसको ज्ञान होना चाहिए, उसको संविधान की जानकारी होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा रिप्रेजेंटेशन पूरे जिले के लिए और कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो अपील करता हूं, मेरी पार्टी में मैंने बात रखी है और हर जगह मैं अपील करता हूं कि आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व अगर हम सक्षम नेता को लाके, सक्षम व्यक्ति को आगे लाके देंगे तो निश्चित रूप से इस वर्ग को बहुत फायदा होगा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को फायदा होगा और वो देश की मुख्य धारा में उनको लाने में वो नेतृत्व सक्षम होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हम ढूंढने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो बिल्कुल कमजोर से कमजोर व्यक्ति का चयन करते हैं। ये हर पार्टी के अंदर ये मुझे देखने को मिला है। तो मैं तो अपील करता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व से अपील करता हूं, प्रदेश नेतृत्व से और जिले के नेतृत्व से भी मैंने तो हर बार अपील करी है। और मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य यही रहा है कि हम लोग कोसे नहीं, हम हमारे राजनीतिक नेतृत्व को कोसते रहते हैं। जब मैं राजकीय सेवा में था तो हम हमारे विधायकों से और हमारे मिनिस्टर से, इस वर्ग के लोगों से मिलते थे और हमारी बात जब उनको रखते थे तो बड़ा दुख होता था कि यार अम्बेडकर साहब ने आरक्षण इसलिए किया है क्या कि इस तरह का नेतृत्व जो है प्रदेश में आएगा, तो क्यों नहीं हम लोग निकल के आए। तो मैं तो खुद राजकीय नौकरी छोड़ के और ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस वर्ग को प्रतिनिधित्व दूँ, और इस वर्ग को ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी जो अम्बेडकर साहब ने ये नहीं कहा कि सिर्फ आप इस अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का ही भला करोगे। अम्बेडकर साहब ने हर गरीब तबके के लिए, महिला को उत्थान के लिए और उस अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रावधान संविधान में किया। तो उस गरीब आदमी की आवाज बनने की मैं कोशिश करने की मेरे प्रयास हैं। कितनी सफलता मिलती है ये तो समय बताएगा, लेकिन पूरे कोशिश करेंगे कि एक अंतिम पंक्ति पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो लास्ट में बैठा है और उसकी कोई आवाज सुनना नहीं चाहता, उस आवाज को एक उचित प्लेटफॉर्म देने की कोशिश, ये मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का है।